नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं हूं राजश्री त्रिवेदी। सभी द्वीप और सब सागर, सब वनस्पति सब जीव यहाँ बराबर, पृथ्वी के सब प्राणी एक सूत्र में बंधे, कई संस्कृतियाँ पंथ विश्वासों में सदे, यह धरती अपना घर, हम सब इसकी संतान, सब लोग सब राष्ट्र यहाँ एक समान, सबके संग एक एक के संग, सब हम साथ साथ फहराते नीली धरती का परचम। दोस्तों, एक बात बताइए, अर्थ डे पृथ्वी दिवस की इस वर्ष की थीम पर गौर किया आपने? क्या है इस बार की थीम? कुछ खास? ध्यान से सुनो। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, हमारे अपने ग्रह में निवेश करें। इन्वेस्ट शब्द सुनते ही ना सबसे पहला विचार पैसे या बाजार या ब्याज का आता है। पृथ्वी ग्रह से इस शब्द को कैसे जोड़ा जाए? देखो, गहराई से सोचें तो हम जिंदगी में कई स्तरों पर कई तरह के निवेश करते हैं। हमारा सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट होता है इंसानी रिश्तों में। जितना संबंध गहरा और मधुर होगा, रिटर्न्स उतने ही अच्छे मिलेंगे, फायदा हमारा ही होगा। अब ना धरती पर वापस आ जाओ और ये बताओ, पृथ्वी में कैसे निवेश किया जाए? सुनियोजित प्लानिंग करके बताता हूं। सबसे पहले ये बताओ, हमारे ग्रह के प्रमुख संघटक सदस्य तत्व यानी एक तरह से स्टेक होल्डर्स क्या क्या हैं, कौन कौन हैं? सबसे पहले तो हमारी पृथ्वी की भूभौगोलिक इकाइयां, यहाँ की जमीन, पर्वत, नदियां, समुद्र, जंगल, पेड़ पौधे, यहाँ का पर्यावरण, जलवायु, अंतरिक्ष भी। उसके बाद यहाँ पर रहने वाले लोग, उनकी जीवन शैलियाँ, उनकी विविध संस्कृतियाँ, उनका निरंतर विकास, और क्या? बस एक महत्वपूर्ण संघटक को भूलने की गलती मनुष्य ने अक्सर की है। वो क्या? मैंने कितना कुछ तो बता दिया है। वो है यहाँ पर रहने वाले जानवर, पक्षी, कीट, समुद्री जीव जंतु, जिनमें से अधिकांश मानव जाति से भी कहीं पुराने निवासी है पृथ्वी के। इन समग्र संघटकों को संभाल कर रखना ही सर्वोच्च निवेश होगा। वसुंधरा का बहुआयामी बचाव सिर्फ वर्तमान पीढ़ी ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के भी हित में होगा, यानी कम से कम 200% का शुद्ध फायदा। आज पत्रिका की शुरुआत से ही तुम ना श्रीमान दूरदृष्टा वैश्विक जी होने की कोशिश कर रहे हो। घर की, देश की भी बात करो तो जानू। भाई, हमारा देश भी तो वैश्विक सोच रखता है ना। दुनिया की सभी संस्कृतियों, व्यवस्थाओं और प्रणालियों का आदर करता है, खासतौर से ऐसे मुद्दों पर जो समग्र मानवता को जोड़ते हैं। अब एक ऐसी बात बताओ जो सार्वभौम है, जो सीमाओं की परवाह नहीं करती। हवा और हाँ, बीमारियां और बीमारियों के लिए सदियों से चलती आई दुनिया की विविध पारंपरिक उपचार पद्धतियां। इस क्षेत्र में तो हमारा देश पूरे विश्व का मार्गदर्शक भी तो रहा है। सही कहा तुमने। आयुर्वेद के माध्यम से, जानते हो ना, पिछले दिनों आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत में बनाने की दिशा में पहला कदम उठाया। जामनगर, गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया। साथियों, जीसीटीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए जहां विश्व की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के एक्सपर्ट्स एक साथ आए, एक साथ जुटे, अपने अनुभव साझा करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः के सार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहां होने वाले अध्ययन अनुसंधान का लाभ
सभी पृथ्वीवासियों को होगा। सुनते रहिए राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती। ख्वाब देखो तो ऊंचे देखो, अपनी सोच को आसमां से ऊपर रखो। मुझे ना धरातल पर रहने की आदत हो गई है। जिस पृथ्वी पर रहता हूं, पहले उसके बारे में तो थोड़ा और जान लूं, आसमां फिर कभी। बड़ी गहरी बात कर दी। भूमिगत होने का इरादा है क्या? कुछ ऐसा ही। दरअसल हैदराबाद में इसी वर्ष देश का पहला ओपन रॉक म्यूजियम जो खुला है। बचपन में सुना था, गीत गाया पत्थरों ने। क्या शिलाएं चट्टाने भी कहानियां सुना सकते हैं? पूछते हैं भारतीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर वीएम तिवारी से। हमारी पृथ्वी लगभग 4 बिलियन ईयर्स पहले बनी, जो प्रेजेंट फॉर्म में है। आप समझ सकते हैं इतने पुराने इतिहास को हम कैसे जानेंगे। सौभाग्य से जो ये इतिहास है वह इन पत्थरों में सुरक्षित हो जाता है। चाहे वह अर्थ पर लाइफ का स्टार्टिंग हो, या जो हाइड्रोकार्बन का डिपॉजिट हो, कोल का डिपॉजिट हो, या बहुत सारे जो हम मिनरल्स जानते हैं, चाहे गोल्ड हो, डायमंड हो, या सिल्वर हो, या और सारे जो मिनरल्स, जो रेयर अर्थ मिनरल्स आजकल यूज होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, यह पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन वो किस तरह से पाए जाते हैं, इसको यदि हम जानने की कोशिश करते हैं तो हम किताबों में तो पढ़ते हैं, लेकिन वो दिखता कैसा है, यह बहुत ही आवश्यक है। हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको बताना और उनका ध्यान आकर्षित करना इस विज्ञान के बारे में। यह ओपन रॉक म्यूजियम बनाया गया, वह एक तरफ तो उसका जो उद्देश्य था भूविज्ञान के बारे में, भूभौतिकी के बारे में, हमारे जो यंग छात्र, जो हमारे बच्चे हैं, उनको इसके बारे में जानकारी प्रदान करना। साथ ही साथ हम लोगों ने इसको ओपन बनाया। वो यह था कि जो आज के दिन में जो पैंडमिक शुरू हुआ, तो हम कैसे इसको एक तरह से देखते हुए कि यदि इन्फेक्शियस कोई ऐसी चीज़ें आती हैं, उसको भी हम कन्फ्रंट करके क्लोज में न रह के बच्चों को दिखा सकें। तो साथ ही साथ आज के परिप्रेक्ष्य में इस तरह का एक हमारे अध्ययन का माध्यम तैयार होना, यह सही में उपलब्धि है। हमारे सौभाग्य से हमारे विज्ञान के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आके उसका लोकार्पण किया। आप सब लोग को मैं कार्यक्रम के माध्यम से इनवाइट करता हूं कि आप आएँ और देखें और समझने की कोशिश करें कि हमारी पृथ्वी 4000 मिलियन ईयर्स में कैसे बदली और वह क्या क्या संरचनाएं अपने अंदर में सजो के रखती है। उसके बारे में जो कभी कभी हम अपने भूभौतिकी के अनुसार से बताते हैं, वह डायरेक्ट हमारे पत्थरों में दिखेगी। हम लोगों ने यह कोशिश किया कि हमारे पास जो 3 प्रमुख तरह की शिलाएं होती हैं, जिसको हम इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, इन तीनों का उचित तरह से डिस्प्ले हो और साथ ही साथ ऐसा हो कि एज का भी रिप्रेजेंटेशन हो। तो हमारे पास जो रॉक्स हैं वो 3.8 बिलियन ईयर्स के लगभग से लेकर के जो प्रेजेंट डे में जो प्रेजेंट डे जियोलॉजिकल एज में हम मानते हैं, वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में मानते हैं, उतने तक की राखों को रखा गया, उनकी तरह शिलाओं को रखा गया। यह ध्यान में रखते हुए कि ये दोनों चीज़ों को दर्शा सकें, एज और साथ ही साथ जो है उनके विभिन्न प्रकार। उसमें हम लोगों ने ये भी कोशिश की कि जैसे डायमंडिफेरस किम्बरलाइट, जो किम्बरलाइट जिसमें डायमंड रहता है, उसको लाएं। वह सल्फाइड मिनरलाइज्ड रॉक जिसमें गोल्ड या सिल्वर रहता है, उसको हम लाएं, जिससे कि थोड़ा जो हमारे बच्चे हों उनको पता चले कि यह जो शिलाएं हैं जो हमें एक तरह से लगती हैं कि ये एक पत्थर है, कुछ नहीं है, लेकिन यह बहुत ही बहुमूल्य कभी कभी हो जाती है। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उत्सुकता होती है ना ये जानने की कि एनजीआरआई की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या कार्य चल रहा है।
1961 में यह संस्थान को बनाया गया, उससे बहुत अपेक्षाएं थीं और कुछ ही सालों में इस संस्थान ने विश्व भर में अपना एक स्थान बना लिया, जो जियोफिजिकल इंस्ट्रूमेंट के डेवलपमेंट के द्वारा, नई तकनीकियों के विकास के द्वारा और अर्थ के बारे में नई जानकारी पैदा करके यह बताने के लिए कि हम भूकंप से अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। मुझे यह बताने में बहुत ही खुशी है कि इस देश का जो एयरबोर्न जियोफिजिकल सर्वे पहला शुरू हुआ, जो इंडिया से निर्मित इंस्ट्रूमेंट जो लॉन्च किया गया, वह इस संस्थान के द्वारा 5-6 साल के अंदर ही बना करके किया गया। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा, हमारी जो आवश्यकता पानी की, सबसे ज़्यादा दोहन हम पानी के जो भूगर्भ जल है उसको करते हैं। बहुत ही कम समय में ऐसे प्रमुख यंत्रों का विकसित करना और तकनीकियों का विकास करके कि कैसे हम अच्छे तरह से इसकी बारे में पता लगा सकते हैं। समय के साथ ही जो है हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गईं और हमारी अपेक्षाएं जो देश की थी या हमारे वैज्ञानिक जगत की थी वो भी बढ़ी, और उसको ध्यान में रखते हुए इस संस्थान ने और सारे नए काम करने शुरू किए। और उसमें यह था कि कैसे जो है हम अपनी अर्थ की जो संरचना और डीपर तरह से जान सकें, 300-400 किलोमीटर या इवन पृथ्वी के केंद्र तक कैसे पहुंच सकें। तो उसमें हम लोगों ने एक नया प्रोग्राम साइस्मिक टोमोग्राफी का लॉन्च किया। 80 और 90 के दशक में एक बहुत बड़ा जो है रिवॉल्यूशन इंडिया में भी आया कि कैसे हम कंप्यूटराइज करें चीज़ों को। तो साथ ही साथ हमारे भी संस्थान में एक साइबर कंप्यूटेशनल सिस्टम लाया गया। एक इंडिया में जियोफिजिकल डेटा एनालिसिस के लिए प्रथम जो है ये प्रयोग था और प्रथम प्रयास था, और जो बेस्ट क्वालिटी डेटा एनालिसिस का काम शुरू हुआ। उसके साथ ही साथ जब हम आगे बढ़े तो एक गैस हाइड्रेट होता है, जो गैस होती है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में सुरक्षित रहती है और वह ओशन के तल के कुछ मीटर नीचे पाई जाती है। और हम लोगों ने कुछ सालों में पता लगा कि ये बताया कि हमारे जो तटीय क्षेत्र हैं इंडिया के, उनमें जितना गैस हाइड्रेट डिपॉजिट है उसको यदि हम पूरी तरह से निकाल लें तो हमारी 100 साल के एनर्जी का रिक्वायरमेंट पूरा कर सकता है, उसका 10-20% भी करें तो। और जो नए डायरेक्शन में जो राष्ट्र की समय समय की जो आवश्यकताएं हैं उसके डायरेक्शन में इस संस्थान का योगदान काफ़ी रहा है। और उसके साथ साथ बहुत सारे शोध छात्रों को यहाँ से शिक्षा देना, जो कि जा कर के डिफरेंट IITs और यूनिवर्सिटीज़ में एक शिक्षक का काम किए, नए विभागों को विकसित किए। उस तरह से यह जो है एकेडमिक लाइफ जो थी वो आगे बढ़ी और हमारे देश में बहुत सारे विभाग डिपार्टमेंट खुले। भारतीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर VM तिवारी को आपने सुना। स्वरांश सौजन्य V उदयशंकर और सीमा कुमारी, आकाशवाणी हैदराबाद। पत्रिका में समय समय पर वन्य जीवों का जिक्र करते हुए बाघ, शेर, हाथियों, यहां तक कि पक्षियों की भी बात हुई। अब अगर कोई कहे भेड़िया या वुल्फ तो वैज्ञानिक अनुसंधान तो दूर की बात है, अधिकांश लोगों के मन में एक नकारात्मक सी तस्वीर ही उभरेगी। विश्व भर में किस्से कहानियों में लोकप्रिय संस्कृति में भेड़िए को अक्सर हेय दृष्टि से देखा दर्शाया गया है। वास्तविकता जानने के लिए आपको पृथ्वी के इस वन्य प्राणी को वैज्ञानिक संवेदनशीलता से देखना होगा। इसी सिलसिले में मिलाते हैं देहरादून स्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में डीन, जाने माने वन संपदा मर्मज्ञ
डॉक्टर यादवेंद्र झाला से। डॉक्टर वाई झाला, हाल ही में आपने भारतीय प्रायद्वीपीय भेड़ियों पर एक अध्ययन किया है, इस बारे में कुछ बताइए। भारत में टाइगर, सिंह वगैरह के ऊपर काफ़ी संशोधन हो चुका है, पर भेड़िए ऐसी चीज़ हैं जिसको कोई स्टडी करना नहीं चाह रहा था जब मैंने शुरुआत की तब। तो 25 साल के बाद में हम उसका जेनेटिक एनालिसिस कर पाए हैं। तो इसमें हमें पता चला है कि जो हमारी भेड़ियों की प्रजाति है, दो हैं, एक हिमालय में है और एक प्लेन्स में है। ये दोनों बहुत ही एंशियंट लीनिएजेस हैं वुल्फ की, भेड़ियों की। अभी जो हालात में जो जीवित भेड़िए हैं उसमें ये सबसे प्राचीन है, करीबन 1 मिलियन ईयर्स ओल्डर सब भेड़ियों से, पूरी दुनिया की भेड़ियों से लेके। और कुत्ते जो हैं हमारे पालतू कुत्ते, वो करीबन 20,000 साल पहले इस भेड़ियों में से हमारे यहाँ मनुष्य ने उसको डोमेस्टिक किया है। जैसा कि अभी आपने बताया, ये जो इंडियन पेनिनसुलर वुल्व्स हैं, ये विश्व भर में भेड़ियों की प्राचीनतम प्रजाति हैं। और क्या विशेष है इनके बारे में? भेड़ियों जो होते हैं मैडम दुनिया में, वो जंगल में रहते हैं। हमारे भेड़िए जो है वो एग्रो पेस्टोरल लैंडस्केप, यहाँ के जहाँ मवेशी हैं, गाय भैंस चरती है या बकरी और भेड़ होते हैं, उस विस्तार में ज़्यादा पाए जाते हैं। जंगल के अंदर बड़े जानवर यानी कि सिंह, बाघ और तेंदुए की वजह से ये भेड़िए जंगल से बाहर निकल चुके हैं, वहाँ जंगल में नहीं रह सकते। तो उनका जो एवोल्यूशन हुआ है वो ड्राई लैंड्स और पेस्टोरल सिस्टम्स के अंदर हुआ है। तो मनुष्य के साथ कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होती है क्योंकि वो मवेशी को और भेड़ बकरी को मार लेते हैं। तो आप देखें तो हमारे रिलीजियस कल्चर में सब जगह कोई जानवर का कहीं ना कहीं शामिल होते हैं, यानी कि कोई देवी देवता के वाहन होते हैं या कहीं ना कहीं, पर भेड़िए का कहीं नाम नहीं आएगा। तो ये उसको प्रोसिक्यूट बहुत करते हैं ह्यूमन बीइंग्स। और जब भेड़िए के बच्चे होते हैं तो उसको आग से जला दिया जाता है या भेड़ियों को पॉइजनिंग करके मारा जाता है। तो ये कानून से हमारे यहाँ सुरक्षित होते हैं, परंतु ये कानून को लागू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें शेड्यूल 1 में भेड़िए पाए जाते हैं, यानी कि उनकी तुलना टाइगर के साथ में है। वो लॉ टाइगर के लिए काम कर रहा है पर भेड़ियों के लिए काम नहीं कर रहा है। तो ये हमारा ये पेपर पब्लिश करने से पहली बार भेड़ियों की आबादी कितनी है भारत में, कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं, वो पहली बार ये रिसर्च के थ्रू हमें पता चला है। तो आप देखें तो बाघ की संख्या भी करीबन 3,000 के आसपास है हिंदुस्तान में, और भेड़ियों की संख्या भी 3,000 के आसपास है। सो बोथ आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड आप देखें तो। बट जो हमारा कॉन्जर्वेशन का इन्वेस्टमेंट है वो बाघ की तरफ ज़्यादा है, भेड़ियों की तरफ शून्य है। तो वी हैव टू ड्रॉ अटेंशन गवर्नमेंट का, पॉलिसी का, वाइल्ड लाइफ मैनेजर्स का, कि भेड़ियों को बचाना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एज बाघ को और शेर को बचाना। क्या वजह है कि आज ये विलुप्ति की कगार पर हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे भेड़िए हैं वो जंगल के बाहर रहते हैं, तो जंगल की सुरक्षा तो हम करते हैं, पर जो बाहर का विस्तार होता है, ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट्स हैं, उसको हमने क्लासिफाई किया है वेस्टलैंड। वेस्टलैंड यानी कि कोई काम की ज़मीन नहीं है, परंतु वेस्टलैंड के अंदर भी बायोडाइवर्सिटी काफ़ी होती है, जिसमें से भेड़िया एक चीज़ है। तो ये हमारी जो पॉलिसी है कि वेस्टलैंड को हमें उसको बदल के उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की तरह से मैनेज करने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भेड़िए पाए जाते हैं, चिंकारा है, ब्लैक बक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं, ये सब वेस्टलैंड में जो क्लासिफाइड वेस्टलैंड है उसी के अंदर रहते हैं। सो एक तो हमारी पॉलिसी चेंज होनी है, दूसरा क्या है कि ये जो एरियाज़ हैं वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए ईयर मार्क्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका नेशनल पार्क्स, प्रोटेक्टेड एरियाज़ की कमी है। तो इस प्रजातियों को सुरक्षा मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। सो वो पॉलिसी चेंज की आवश्यकता है। दूसरा, कुत्ते जो होते हैं वो प्रजाति भेड़ियों की प्रजाति हैं, तो इन दोनों में रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो जब कुत्तों की आबादी बढ़ जाती है और भेड़ियों की कम हो जाती है तो इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। वो जो हाइब्रिड होते हैं वो ना भेड़िए होते हैं ना कुत्ते होते हैं, तो इट्स अ मिक्स जीन पूल, तो स्वॉम्पिंग हो जाती है भेड़ियों की जीन पूल की। सो दिस इज़ अनदर कंजर्वेशन इश्यू विच नीड्स टू बी एड्रेस। तीसरा, जो रोग होते हैं यानी कि डिजीज़ कुत्तों में जो आते हैं, डिस्टेम्पर हैं, पार्वो वायरस हैं, वो भेड़ियों को भी लग सकते हैं और भेड़िए एकदम ससेप्टेबल हो जाते हैं, रेबीज़ भी होते हैं और उससे वो मर जाते हैं। तो डिजीज़, जेनेटिक स्वॉम्पिंग और हैबिटेट लॉस, ये 3 चीज़ें हैं जो भेड़ियों को एकदम एंडेंजरमेंट के तौर पे ले आती हैं। डॉक्टर यादवेंद्र देव झाला, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आकाशवाणी के श्रोताओं को दी, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच मैडम, इट वाज अ प्लेजर बीइंग ऑन द शो। वृक्क संपदा, भारतीय वन्यजीव संस्थान के डीन
डॉक्टर यादवेंद्र झाला के साथ पुष्पा पुंडीर की बातचीत आपने सुनी। स्वरांश सौजन्य राकेश डोंडियाल, आकाशवाणी देहरादून। भूमि की उचित देखभाल, जल स्रोतों का संरक्षण और सस्टेनेबल कृषि भी एक तरह से वसुंधरा की सेवा है, मानवता की सेवा है। धारवाड़ कर्नाटका स्थित ग्रासरूट्स इनोवेटर अब्दुल कादिर नाडकट्टिन अपने विविध नवोन्मेष के माध्यम से इसी तरह की सेवा की दिशा में एक कदम और आगे गए। उन्होंने किसानों के जीवन और कार्य प्रणाली को सुगम सरल बनाने के लिए कई यांत्रिक इनोवेशंस किए। पद्मश्री से सम्मानित कृषि मित्र पृथ्वी मित्र नाडकट्टिन विज्ञान भारती से कहते हैं, हमारा देश उन्नति के लिए हमारा फार्मर्स का हाथ बढ़ाना जरूरी है। इस दिशा में मैंने 45 साल से हमारे किसानों के लिए बहुत रिसर्च किया हूँ और आज हमारे रिसर्च के इम्प्लीमेंट्स है, उसमें नाडकट्टिन सोइंग ड्रिल मशीन बोल के ये बहुत प्रख्यात हो गया। ये मशीन जो है ना, हर दाना एक छोटे दाने से बड़े दाने लगता एग्जैक्ट डिस्टेंस पे एक एक दाना पड़ने का टेक्नोलॉजी सारी दुनिया में कोई भी नहीं बना है। इसीलिए ये हमारा नाडकट्टिन सोइंग ड्रिल मशीन हमारे सारे भारत देश में इसका हर फार्मर यूज कर रहा है। हमारे देश के लिए ये बहुत कामधेनु करके मेरा सोचते हैं कि एक फार्मर ऐसा रिसर्च बनाया ना। नवोन्मेषक अब्दुल कादिर नाडकट्टिन को आपने सुना। स्वरांश सौजन्य एस चोलन, आकाशवाणी धारवाड़। एक बात बताओ, 4.5 अरब लगभग 4.5 बिलियन वर्ष की 5.97 बिलियन ट्रिलियन मीट्रिक टन की खूबसूरत पृथ्वी को मनुष्य जाति ने पिछले कुछ 15-20 हजार वर्षों में ही कितना बदल कर रख दिया है। परिणाम सबके समक्ष है। अभी भी वक्त है संभल जाने का। लेकिन तुम इतने बड़े बड़े अंकों के साथ क्या कर रहे हो? मन में कोई समीकरण चल रहा है क्या? लेकिन वो समीकरण तो छोटा सा ही है, 1729, 1729। ये तो रामानुजन हार्डी नंबर है। बड़ी दिलचस्प कहानी है। कैसे अचानक ध्यान गया? कल महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की पुण्यतिथि थी। उन्हें याद करते हुए हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान के गणितज्ञ प्रोफेसर डी सूर्या रमणा कहते हैं, श्रीनिवास रामानुजन का जन्म ईरोड शहर तमिलनाडु में हुआ और वो बड़े हुए कुंभकोणम में, जो भी तमिलनाडु में पड़ता है। रामानुजन वहीं बड़े हुए, उनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई और वो स्कूल तक किए। उसके बाद जो है वो कंटिन्यू नहीं किए हैं। वो अपने मैथमेटिक्स में रिसर्च कर रहे थे, मैथमेटिक्स में अपने आप से वो करने लगे। तो यूँ समझिए कि जो बचपन में उनको मैथमेटिक्स के प्रति बहुत आकर्षित थे वो, और फिर वो अपने आप से मैथमेटिक्स पढ़ने लगे, समझने लगे अपने आप से। फिर वो बहुत कम उम्र में जो स्कूल कॉलेज लेवल का मैथमेटिक्स है उसमें वो एक तरह से हाई लेवल ऑफ एक्सपर्ट बन गए। तो अब उनके लिए स्कूल कॉलेज लेवल में सीखने लायक कुछ रहा नहीं, तो फिर अब वो अपने आप से मैथमेटिक्स में आगे जाने लगे, बिना किसी सहारे के, बिना किसी के मदद से। जो भी उनके परिचित में मैथमेटिक्स में अच्छे थे उनसे कभी कभी वो बात करते थे और फिर वो लोग समझने लगे ये एक लेवल के ऊपर है। हर महीने हर 2 महीने जो है वो एक प्रॉब्लम का लिस्ट आता था और उस लिस्ट में जो थे वो बाकी लोग उसको देख के सॉल्यूशन निकालते थे, वो जर्नल को भेजते। तो रामानुजन जो है कई ऐसे प्रॉब्लम्स भेजे हैं जो कई बार ऐसे हुआ कि बस उन्हीं को अपना सॉल्यूशन बताना पड़ा,
कोई वो सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया। फिर चलते चलते जो है काफ़ी चीज़ें हुई उनके लाइफ में, और लास्ट में जो है उनको एक असिस्टेंस के रूप में पोर्ट ट्रस्ट ऑफ चेन्नई, वहाँ उनको उस समय अंग्रेज़ों का ऑफकोर्स शासन रहा है, तो उस समय उनको एक क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया। समझ लीजिए कि एक आमदनी तो नियमित रूप से उनको मिल रहा था और बाकी कुछ वर्क का ज़्यादा प्रेशर नहीं है, तो वो अपना काम कर सकते थे। प्रोफेसर G.H. हार्डी के साथ श्रीनिवास रामानुजन का दिलचस्प संबंध था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंग्लैंड में उस टाइम के टॉप मैथमेटिशियन हैं, उनको वो चिट्ठी लिखेंगे अपने रिजल्ट्स को लेकर। उन्होंने कुछ 4-5 लोगों को लिखा, तो उनमें से एक हार्डी हैं, गॉडफ्रे हेरोल्ड हार्डी नाम है उनका। वो आधुनिक मैथमेटिक्स में अच्छा सा बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका। उनको इन्होंने एक चिट्ठी लिखी, अपने पूरे रिजल्ट्स उसमें वो जो मानते थे कि ये हमारे दिखाने लायक रिजल्ट है, तो वो उनका एक लिस्ट बना के इन्होंने हार्डी को भेजा। तो हार्डी और उनके सहयोगी लिटिलवुड ने वो जो रिजल्ट्स हैं उनका प्रूफ निकालने, प्रूफ तो रामानुजन उसमें दिए नहीं है, बस रिजल्ट लिख के भेज दिए। तो ये रिजल्ट इन्होंने प्रयास किया कि हम रिजल्ट देखें कि एक्चुअली इतने मुश्किल है कि आसान चीज़ है या क्या है। तो फिर वो ट्राई करने लगे और थोड़ी देर में उनको समझ में आ गया कि ये मामूली चीज़ है नहीं। जैसे हार्डी कहते हैं कि इनको क्लियर हो गया कि ये बंदा फ्रॉड नहीं हो सकता, इसलिए कि कोई फ्रॉड व्यक्ति ऐसे रिजल्ट्स की कल्पना नहीं कर सकता। जो ऐसे रिजल्ट्स को माने सोच सकता है वो बस जीनियस होना है। तो इन्होंने फिर एक स्कॉलरशिप अरेंज किया और श्रीनिवास रामानुजन जो है वो गए, उस समय के जो अवेलेबल जैसे चीज़ें जहाज से इंग्लैंड गए। हार्डी के साथ उन्होंने किया काम और अपना भी काम किया, अपना जो काम था वो भी करते रहे और हार्डी के साथ भी काम किए हैं और कई पेपर्स लिखे हैं जो आजकल अपने आप में एक एक पेपर एक विषय बन गया है। तो हार्डी के साथ पेपर्स लिखे हैं। हिस्ट्री में बहुत कम लोग ऐसे मिले हैं जिनका इंट्यूशन इतना शक्तिशाली रहा है और प्रभावशाली। हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज के प्रोफेसर D. सूर्य रमणा को आपने सुना। स्वरांश सौजन्य भूपेंद्र कुमार मिश्र। समय का ये पड़ाव देश की कुछ विशेष विज्ञान विभूतियों के जीवन चक्र से जुड़ा हुआ है। प्रख्यात गणितज्ञ, शिक्षाविद और आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक प्रोफेसर आशुतोष मुखर्जी, जाने माने कृषि वैज्ञानिक बेंजामिन पियरे पाल और 19वीं सदी में भारत में मलेरिया पर गहरा अनुसंधान करने वाले चिकित्सा विज्ञानी डॉक्टर रोनाल्ड रॉस के अतुलनीय कार्य को विज्ञान भारती का नमन। मनोज माइंडकर और राजश्री त्रिवेदी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।